हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पढ़ाई की पोथी में। साथियों, उम्मीद करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और निरंतर अपनी तैयारी के माध्यम से सफलता का मार्ग प्रशस्त कर रहे होंगे। तो चलिए, भारतीय संविधान की श्रृंखला को आगे जारी करते हुए आज से हम ऐसे सेशन की स्टार्टिंग कर रहे हैं जो आपकी सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण होने वाला है। तो इसमें हम संविधान को बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे। कह सकते हैं कि हम संविधान के इतिहास से लेकर के और वर्तमान में जो जो संविधान में अमेंडमेंट वगैरह हुए हैं, जो भी चीज़ें हुई हैं, सभी के बारे में डीपली डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत से लेकर के अंत तक संविधान को अच्छी तरीके से तैयार करने के लिए पढ़ाई की पोथी से फटाफट से जुड़ जाइए। और अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। तो चलिए फटाफट से आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वह है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत सरकार के गवर्नर जनरल को भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ये क्वेश्चन आपका सीजीएल में पूछा जा चुका है। देखिए, यहाँ पर वो सारे क्वेश्चन लेंगे जो आपके पहले की परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, क्योंकि क्वेश्चन आपके अराउंड यहीं से निकलते भी हैं। तो सीजीएल 2002 का ये प्रश्न आपके सामने है कि किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई थी? तो ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1892 के द्वारा, भारतीय परिषद अधिनियम 1909 के द्वारा और चार्टर एक्ट 1833 के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान कर दी गई थी। और अगर आपको इन सब चीज़ों के बारे में डिटेल से पढ़ना है तो आप क्या करेंगे, आप हमारे द्वारा दी गई पहले की क्लासेस की मैराथन को भी देख सकते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट हो गया था। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के गवर्नर जनरल को किस एक्ट द्वारा अपनी समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिला? भारत के गवर्नर जनरल को ऐसा कौन सा एक्ट आया था जिसके द्वारा समिति के निर्णयों को अस्वीकार करने का अधिकार मिल गया था? तो ऑप्शन ए है 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, ऑप्शन बी है 1786 का अमेंडमेंट एक्ट, या ऑप्शन सी है 1813 का चार्टर एक्ट, या ऑप्शन डी है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। और आज हम 20 क्वेश्चंस करेंगे, तो आप 20 में से कितने क्वेश्चन अपने सही करते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1786 के अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को ये अधिकार प्राप्त हो गया था कि वे किसी भी समिति के निर्णयों को अस्वीकार कर सकता है। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य था? ये एसएससी स्टेनोग्राफर की परीक्षा में पूछा जा चुका है प्रश्न कि मार्ले मिंटो जो अधिनियम आया था ये किसके सुधार के लिए आया था, किस सुधार के उद्देश्य से जो है ये लाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था? ऑप्शन ए है युद्ध में सहयोग हेतु तैयार करना, कि युद्ध में जो भी सहयोग करना पड़ता है जब देशों को, तो आपसी तौर पर उन्हें तैयार करना, या ऑप्शन बी है पूर्ण स्वतंत्रता देना, इसके लिए लाया गया था मार्ले मिंटो अधिनियम, या ऑप्शन सी है पृथक निर्वाचन प्रणाली, या ऑप्शन डी है भारतीय की भागीदारी बढ़ाना। तो पहले तो यही जान लेंगे कि मार्ले मिंटो आया कब था। तो 1909 में आया था मार्ले मिंटो अधिनियम, और इसका जो उद्देश्य था ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि पृथक निर्वाचन प्रणाली का गठन करना। पृथक निर्वाचन प्रणाली के गठन से संबंधित था मार्ले मिंटो अधिनियम। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुसलमानों के लिए अतिरिक्त निर्वाचन मंडल किसके द्वारा लाया गया था? मुसलमानों के लिए, यानी कि मुस्लिम लोगों के लिए जो अतिरिक्त निर्वाचन मंडल लाया गया था वह किसके द्वारा लाया गया था? ऑप्शन ए है मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, ऑप्शन बी है भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, या ऑप्शन सी है क्रिप्स मिशन 1942 के द्वारा, या ऑप्शन डी है मार्ले मिंटो अधिनियम या सुधार 1909 के द्वारा। तो मुसलमानों के लिए पृथक या अतिरिक्त निर्वाचन मंडल का जो प्रस्ताव है प्रारंभ किया गया, किस मंडल के द्वारा किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि 1909 के मार्ले मिंटो अधिनियम के द्वारा, और जिसे हमने अभी अभी डिस्कस भी किया था कि 1909 का मार्ले मिंटो अधिनियम किससे संबंधित था? पृथक निर्वाचन प्रणाली से। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट में किस बात की व्यवस्था की गई थी?
1909 का जो मार्ले मिंटो अधिनियम था उसके इंडियन काउंसिल एक्ट में कौन सी बात की व्यवस्था की गई थी? ऑप्शन ए है सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व की, ऑप्शन बी है संघीय व्यवस्था की, ऑप्शन सी है प्रांतीय व्यवस्था की, ऑप्शन डी है द्वैत शासन प्रणाली की। तो देखिए 1909 हो गया आपका, इसके बाद आपका 1784 हो गया। ये कुछ ऐसे एक्ट वगैरह हैं जिनसे क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा पूछे जाते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, यानी कि सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए 1909 इंडियन काउंसिल कैबिनेट में इसकी जो है व्यवस्था की गई थी। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन भी उसी से ही रिलेटेड है कि मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया? जो मार्ले मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से संबंधित था, ये किस वर्ष पारित किया गया था? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर सिर्फ ये ही डिनोट करते हैं कि किस परीक्षा में पूछा गया है। यहाँ पर एक या दो परीक्षाओं के बारे में आपके लिख दिया जाता है, लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न घूम फिर के जाने कितनी बार परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। तो ऑप्शन ए है 1905 में, बी है 1909 में, सी है 1911 में और डी है 1920 में। तो अगर आप लगातार सेशन से जुड़े हुए हैं तो बहुत ही आसानी से अपना उत्तर कर पाएंगे। मार्ले मिंटो सुधार बिल किस वर्ष पारित किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, यानी कि 1909 में। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ और नेक्स्ट क्वेश्चन है 1946 का कैबिनेट मिशन 3 मंत्रियों में गठित था। जो कैबिनेट मिशन की स्थापना की गई थी वह 3 लोगों के द्वारा की गई थी। कितने लोगों के द्वारा? तो 3 लोगों के द्वारा की गई थी। निम्नलिखित में से कौन इसका सदस्य नहीं था? मैंने संविधान से रिलेटेड अपने चैनल पर काफ़ी वीडियो पोस्ट किए हैं, आप प्लीज़ उन्हें देखिएगा और एक बेसिक सी समझ बनाइएगा संविधान के बारे में कि संविधान क्या है, कहाँ से शुरू हुआ, क्यों बनाया गया, आवश्यकता क्या थी, बना तो कैसे बना और बना तो उसमें क्या क्या चीज़ें ऐड की गई, क्या क्या चीज़ें अब बदल चुकी हैं, इन सभी के बारे में आप आसानी से समझ सकते हैं। तो कैबिनेट मिशन 1946 का गठन किया गया था। उसमें जो 3 सदस्य थे, तो आपके सामने कुछ ऑप्शन है, पूछा गया इनमें से एक कौन नहीं था। ऑप्शन ए है AB अलेक्जेंडर, बी है सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और सी है लॉर्ड एमरी और डी है लॉर्ड पैथिक लॉरेंस। तो संविधान सभा के बारे में एक डिटेलिंग वीडियो पहले से ही प्रोवाइड किया जा चुका है। उसमें मैंने बहुत ही आसानी से आपको बताया था कि कैबिनेट मिशन का जो गठन है मार्च 1946 में किया गया था, जिसके तहत 3 मुख्य व्यक्ति थे। एक थे आपके सर पैथिक लॉरेंस, और कौन थे? सर पैथिक लॉरेंस थे। इसके बाद आपके थे AB अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। तो ये 3 व्यक्ति थे। तो जो नहीं था वह था लॉर्ड एमरी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा सही नहीं है? कैबिनेट मिशन जो कि मार्च 1946 में आया था उसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? यहाँ पर पूछा गया है सही नहीं है। तो ऑप्शन ए है संविधान निर्माण का अधिकार, ऑप्शन बी है प्रांतीय समूहीकरण, ऑप्शन सी है भारतीय सदस्यों वाला अंतरिम मंत्रिमंडल और ऑप्शन डी है पाकिस्तान की स्वीकृति। तो इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, यानी कि ये सारी चीज़ें उससे संबंधित थीं क्योंकि कैबिनेट मिशन का गठन ही किया गया था संविधान बनाने के लिए। तो ये सारी चीज़ें उससे रिलेटेड थी, लेकिन जो पाकिस्तान की स्वीकृति है ऐसा इसमें कोई भी वर्णन नहीं किया गया है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और एक अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है कि भारत का संविधान लागू होने तक स्वतंत्रता के पश्चात इसका शासन किसके अंतर्गत चलाया गया? संविधान का लागू होने तक, जब भारत का संविधान लागू होने वाला था तो लागू होने तक जो स्वतंत्रता के पश्चात शासन था वह किसके अंतर्गत चलाया गया था? ऑप्शन ए है 1935 भारत सरकार अधिनियम के अनुसार शासन चल रहा था, ऑप्शन बी है भारतीय नेताओं के परामर्श से बने कानून के द्वारा, ऑप्शन सी है इंग्लैंड के संविधान के अनुसार भारत का शासन चल रहा था, या ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो सीधा सा प्रश्न ये कर रहा है कि जब देश स्वतंत्र नहीं हुआ था और संविधान एक तरफ बन रहा था, जिस संविधान बन करके तैयार हुआ, देश स्वतंत्र हुआ, संविधान लागू किया गया, तो इस सबके बीच में जो समय था तो उसमें भारत पर जो शासन व्यवस्था चल रही थी वह किसके अनुसार चल रही थी? नेताओं के अनुसार या इंग्लैंड के संविधान के अनुसार महारानी विक्टोरिया के द्वारा आदेशों और नियमों के अनुसार जो कि इंग्लैंड की महारानी थी, या आपके
1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के अनुसार ही भारत का शासन चल रहा था। और हमारे संविधान पर जो सबसे ज़्यादा प्रभाव देखने को मिलता है वह भी भारत शासन अधिनियम 1935 का ही देखने को मिलता है। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वर्ष को 1947 में सार्वभौम सत्ता सौंपने की योजना निम्न में से किस नाम से जानी जाती है। भारतीयों को 1947 में जब सार्वभौमिक सत्ता सौंपी गई थी तो उसे किस योजना के नाम से जाना गया था। ऑप्शन ए है आपके सामने मार्ले मिंटो योजना, ऑप्शन बी है माउंटबेटन योजना, ऑप्शन सी है वेवल योजना और ऑप्शन डी है डूरंड योजना। तो थोड़ा सा भी अगर दिमाग लगाएंगे तो ये क्वेश्चन आसानी से कर ले जाएंगे। और यह क्वेश्चन आपका एसएससी इसके साथ CHSL में भी पूछा गया है वर्ष 2016 में। और ये मतलब नहीं है कि सिर्फ इनमें ही पूछा गया, अन्य एग्जामों में भी ये पूछा जा चुका है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बिना समय लिए हुए बता देती हूँ, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि माउंटबेटन योजना के नाम से भारतीय को जो सार्वभौमिक सत्ता थी वह सौंपी गई थी। कहा जाता है कि भारत का जब संविधान बन करके तैयार हुआ था तो उसमें माउंटबेटन का जो घोषणा पत्र था वह बहुत ज़्यादा उपयोगी साबित हुआ था। और मार्ले मिंटो अधिनियम अभी अभी हमने पढ़ा था, किससे संबंधित था, सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली से। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और अगला प्रश्न है कौन सुमेल नहीं है, निम्न में से कौन सा सुमेलित नहीं है। ऑप्शन ए भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन से संबंधित है, ऑप्शन बी कैबिनेट मिशन संविधान सभा के गठन के लिए बनाया गया था, ऑप्शन सी है साइमन कमीशन भारत विभाजन के लिए बनाया गया था, ऑप्शन डी है मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए बनाया गया था। तो यहाँ से आप अपने क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे। तो देखिए भारत सरकार अधिनियम 1935 स्वशासन व्यवस्था से ही संबंधित है, इसका बहुत ज़्यादा प्रभाव हमें भारतीय संविधान में भी देखने को मिलता है। तो ये आपका राइट हो जाएगा। कैबिनेट मिशन अभी अभी आपको बताया था कि मार्च 1946 में, मार्च 1946 में, और अगर मार्च में भी आपसे डेट पूछ ली जाए तो 24 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन का गठन किया गया था AB अलेक्जेंडर, सर पेथिक लॉरेंस और स्टेफोर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में। किस लिए किया गया था, संविधान सभा का गठन करने के लिए। तो ये भी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन डी था मार्ले मिंटो सुधार सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व के लिए, लगातार प्रश्नों में इस चीज़ की बात हो रही है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी कि साइमन कमीशन का गठन भारत विभाजन के लिए नहीं किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और अगला प्रश्न है आपके सामने BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के मध्य 1932 में हस्ताक्षरित पूना समझौता में प्रावधान था। देखिए BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी जी के बीच में सन 1932 में एक समझौता हुआ था और जिसे हम लोग किस नाम से जानते हैं, तो पूना पैक्ट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, पूना पैक्ट के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो किस चीज़ के लिए समझौता हुआ था, क्या प्रावधान इसमें रखे गए थे। ऑप्शन ए है भारतीयों के लिए डोमेनियन स्थिति बनाए जाने का, ऑप्शन बी है मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, बिल्कुल नहीं, अभी हमने 1909 के बारे में पढ़ा था जहाँ पर मुसलमानों के पृथक निर्वाचन की भी बात की गई थी। ऑप्शन सी है निम्न वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन क्षेत्र का, ऑप्शन डी है निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, पूना पैक्ट क्यों हुआ था, किसका प्रावधान था उसमें, क्यों समझौता किया गया था। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र के संबंध में आपका प्रावधान किया गया था। देखिए BR अम्बेडकर का कहना था कि जो निम्न वर्ग है उसके लिए संविधान सभा में और अलग से सीटें जो है कह सकते हैं आपका निर्वाचित की जाए, अलग से उनको सीटें प्रदान की जाएँ कि हाँ इतनी सीटें निम्न वर्ग के लिए ही हैं, सांप्रदायिक अलग कर दिया जाए उनको। लेकिन गांधी जी ने ऐसा कहा कि देखिए आपको निर्वाचक मंडल अलग करने की ज़रूरत नहीं है, आप साथ में रहकर भी अपनी सीटों को तय कर सकते हैं। तो इन्होंने इस चीज़ पर समझौता किया और क्या हुआ कि निम्न वर्ग के लिए आरक्षण सहित संयुक्त निर्वाचन क्षेत्र का गठन किया गया था। अगला प्रश्न देखेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, रेगुलेटिंग एक्ट पारित किया गया। रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये RRB NTPC 2016 में पूछा गया। इसके साथ साथ ये पुलिस परीक्षा में भी आपका एक बार पूछा जा चुका है, UP कांस्टेबल में भी पूछा जा चुका है। तो इससे आप याद रखेंगे कि रेगुलेटिंग एक्ट किस वर्ष पारित किया गया था। ऑप्शन ए है 1773 में, बी है 1771 में, सी है 1785 में या डी है 1793 में। तो
तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा, बिना समय लिए सीधे अपने आंसर पर टिक करेंगे, इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में। मतलब कि आपका रेगुलेटिंग एक्ट कब पारित किया गया था? 1773 में। और अगला प्रश्न देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी नियुक्त किया गया। महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब नियुक्त किया गया? ऑप्शन है 1866 में, बी 1858 में, सी 1885 में, डी 1875 में। तो महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी कब घोषित किया गया? इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1858 में महारानी विक्टोरिया को भारत की सम्राज्ञी घोषित किया गया था। और अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में जो प्रावधान का सार है वह क्या था? ऑप्शन है राज्यपालों को वीटो शक्ति प्रदान करना, राज्यों की स्वायत्ता, प्रांतों में दोहरा शासन, हिंदू मुस्लिम अलग हेतु अलग अलग निर्वाचन व्यवस्था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार में प्रावधानों का सार था, या कह सकते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड का गठन ही क्यों किया गया था, ये चीज़ क्यों चर्चा में आई, ये किससे संबंधित है? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, यानी प्रांतों में दोहरा शासन, जिसे हम द्वैत शासन के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो प्रांतों में दोहरा शासन, द्वैत शासन के लिए आपके क्या था? आपका मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार प्रावधान का सार था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं और अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने के लिए प्रावधान शामिल किया गया था। किस में शामिल किया गया था? अगस्त प्रस्ताव 1940 में शामिल किया गया था कि भारतीय अखिल संघ की स्थापना की जाएगी, या 1919 के भारत सरकार अधिनियम में शामिल किया गया था, या कैबिनेट मिशन 1946 में शामिल किया गया था, या ऑप्शन नंबर डी है भारत सरकार अधिनियम 1935 में शामिल किया गया था। तो फटाफट से अपने सही उत्तर का चयन करेंगे। और देखिए प्लीज़ अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताया करिए। इससे आप जब अपना स्कोर शेयर करते हैं तो आपका एक कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है। इसके साथ साथ आप उनसे रिलेटेड चीज़ों को भी डिनोट कीजिए, लिखने से चीज़ें काफ़ी समय तक याद रहती हैं। तो बिना समय लिए हुए इसका सही आंसर करेंगे, और इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वह होगा भारत सरकार अधिनियम 1935। भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा अखिल भारतीय महासंघ स्थापित करने का प्रावधान शामिल किया गया था। और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस अधिनियम ने केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली को स्थापित किया था? किस अधिनियम के द्वारा केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली को शामिल किया गया था, स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है भारत शासन अधिनियम 1935, बी है भारत शासन अधिनियम 1991, सी है भारत परिषद अधिनियम 1909, और डी है भारत परिषद अधिनियम 1989। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इसका जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, यानी कि भारत शासन अधिनियम 1935 को केंद्र में द्वैध शासन प्रणाली स्थापित करने का श्रेय जाता है। और अगला प्रश्न है आपके सामने, किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? अभी अभी हमने ऊपर इन चीज़ों को डिस्कस किया है। तो देखिए कोई भी चीज़ अगर आपको बताई जाती है तो उसे ध्यान से सुनिए, और हो सके तो उसे नोट भी कीजिए। अगर आप शॉर्ट नोट्स तैयार करते जाएंगे तो परीक्षा के समय रिवीजन के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। तो किस अधिनियम की प्रमुख विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी? तो किस अधिनियम के द्वारा प्रांतीय स्वायत्ता को प्रमुख विशेषता बनाया गया था? वह थी 1858 की अधिनियम। ऑप्शन बी है 1935 का अधिनियम, ऑप्शन सी है 1919 का अधिनियम, और डी है 1904 का अधिनियम। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1935 को प्रांतीय स्वायत्ता की विशेषता बनाया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघीय प्रणाली का पहला प्रयास भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा किया गया था, 1919 के द्वारा किया गया था, 1935 के द्वारा किया गया था, या इनमें से किसी के द्वारा नहीं किया गया था? तो भारत में संघीय प्रणाली बनाने का जो सबसे पहला प्रयास था वह किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, यानी कि 1935 के भारत सरकार अधिनियम के द्वारा संघीय प्रणाली को अपनाने का पहला प्रयास किया गया था। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि भारत में सचिव पद किसके द्वारा निर्मित किया गया था? भारत में जो सचिव पद है यह किसके द्वारा निर्मित किया गया था? ऑप्शन ए है भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड के द्वारा, या ऑप्शन सी है मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 के द्वारा, या ऑप्शन डी है भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा।
तो किस अधिनियम के द्वारा भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था, निर्मित किया गया था? तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, यानी कि भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा भारत में सचिव पद का सृजन किया गया था, उसे निर्मित किया गया था। तो ये थे हमारे आज के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो आज हमने लगभग 20 क्वेश्चन अपने कंप्लीट कर लिए हैं। तो इन 20 क्वेश्चन में से आपने कितने सही कर पाए हैं? क्या इन प्रश्नों का स्तर आपको कठिन लग रहा है या आपको ये क्वेश्चंस कैसे लग रहे हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपको सेशन कैसा लगा, आगे इसको जारी रखा जाए या इसमें क्या बदलाव किए जाएँ, क्या नई चीज़ों को जोड़ा जाए, अपनी राय बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। और इससे रिलेटेड जो भी डाउट हैं उन्हें भी आप पूछ सकते हैं। इससे पहले आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक पढ़ाई की पोथी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आगे आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सकें। और प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आपका एक लाइक मेरा काफ़ी हौसला बढ़ाता है, नेक्स्ट वीडियो लाने के लिए इंस्पायर करता है। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके चैनल का सपोर्ट करें। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए, अपने माता पिता गुरुजनों का सम्मान कीजिए और प्लीज़ पढ़ाई की पोथी को सपोर्ट कीजिए और अगले सेशन से जुड़ना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। धन्यवाद।